नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपको आगे बढ़ते हैं और आज आपको हर खबर से रूबरू करवाते हैं। पहली खबर बताते हैं, बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। पीएम तमिलनाडु और केरल के दौरे पर है। यहां पीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चेन्नई में पीएम ने सेना को खास तोहफा भी दिया है, जो सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। पीएम ने चेन्नई पहुंचकर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी के साथ पीएम ने सेना को अर्जुन टैंक सौंपा है। भारत में बने इस टैंक को डीआरडीओ ने विकसित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के किसानों की तारीफ की। पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। उनकी बहादुरी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की तरफ सकारात्मकता से देख रही है। हम दुनिया में सबसे मॉडर्न फोर्स बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पीएम ने चेन्नई वासियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चेन्नई ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। यह ज्ञान और रचनात्मकता का शहर है। यहाँ से हम प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करते हैं। ये परियोजनाएं नवाचार और स्वदेशी विकास का प्रतीक है। इसी के साथ ही पीएम ने चेन्नई और अट्टीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया। 293.40 करोड़ रुपए की लागत से बनी 22.1 किलोमीटर लंबी ये लाइन चेन्नई और तिरुवल्लुर जिलों को जोड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने मछुआरों का भी जिक्र किया। चौदह फरवरी का नाम आते ही युवाओं को वैलेंटाइंस डे की याद आती है। प्राइम टीवी आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए उन जवानों के लिए श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा है। 14 फरवरी 2019 के दिन 2500 जवानों पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए थे, बल्कि जिस बस में वो जा रहे थे उसके परखच्चे उड़ गए थे। देखिए इस रिपोर्ट में। दिन था गुरुवार, तारीख 14 फरवरी 2019, यानी वैलेंटाइन डे, और समय करीब दोपहर के 3:30। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते, तब तक विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत इतिहास में काला दिन साबित हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले के एक वाहन में टकराकर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए, बल्कि बस के परखच्चे उड़ गए। ये बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते, तब तक आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे।
जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि जब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। इस हमले को अंजाम देने वाले आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसे झकझोरा कि सबकी जुबान पर इसके बदले की बात आ गई। सभी आतंकियों से बदले की बात कर रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। फिर आखिरकार ऐसा हुआ भी। भारतीय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बम वर्षा की कि उसके आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकवादी मारे गए। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को निस्तानाबूद कर पुलवामा अटैक का बदला ले लिया। इन दो घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी खूब बढ़ गई। बता दें कि भारत ने पुलवामा अटैक में शामिल सभी आतंकवादियों को धीरे धीरे मार गिराया। पुलवामा हमला एक ऐसा हमला था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद भारत ने जवाब तो दिया, लेकिन पाकिस्तान ने शायद इससे ज्यादा सबक नहीं सीखा। जब भी पाकिस्तान शांति की भाषा बोलना शुरू करता है तो भारत में उसे लेकर छिद्रान्वेषण शुरू हो जाता है। जरूर कुछ असामान्य होने वाला है जिससे भारत को परेशानी होनी निश्चित है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में सीआरपीएफ के लंबे सड़क काफिले पर हुए फिदायीन आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत की वजह से देश भर में माहौल शोकाकुल है और लोगों के मन में दुख, घृणा और क्रोध की भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा था। इस आतंकी हमले में बेहद शक्तिशाली आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता के साथ पूरी तैयारी की गई थी। गौरतलब है कि पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी फिदायीन हमले के बाद उरी और नगरोटा के आर्मी कैंपों पर बड़े आतंकी हमले हुए थे। उसके बाद पुलवामा, इससे पता चलता है कि हालात में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। ये पहली बार देखने में आया था जब जम्मू कश्मीर में वाहन में विस्फोटकों से भरी आईईडी का इस्तेमाल किया गया। आतंकियों को इस रणनीति में मिली सफलता से घाटी में चल रहे आतंकवाद रोधी अभियानों में एक नया चरण शामिल हो गया है। ऐसी किसी भी घटना को पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं द्वारा बारीकी से सोच विचार कर अंजाम दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का हाथ होता है। एक के बाद एक अचानक होने वाली आतंकी हमले से भारत तुरंत उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं होता है और न ही ऐसा हो पाना संभव है। कश्मीर की जटिलता के समाधान के लिए रणनीति तैयार करने हेतु देश में कोई बेहतर ठोस पहल होती दिखाई नहीं देती। इसी कमी का लाभ हमारी पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर स्थित चीन और पाकिस्तान ने अलग अलग और एक साथ मिलकर भी उठाया है। भारत 3 दशकों से पाकिस्तान की उस रणनीति का सामना कर रहा है जिसमें भारत को लहूलुहान करने के लिए वह आतंकवादियों और धार्मिक कट्टरपंथियों का सहारा लेता है। हमारे देश के राजनेता अधिकांश समय चुनावी राजनीति में लिप्त रहते हैं और यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को दशकों से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सेना में संगठन के स्तर पर और सैन्य साजो सामान की उपलब्धता पर इसका असर स्पष्ट देखा जा सकता है। और टू डेस्क प्राइम टीवी। कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की आज देश
दूसरी वार्षिकी मना रहा है। आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा अटैक को देखते हुए कश्मीर की पुलिस समय पर सुपर एक्टिव दिखी। इस पर नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे अमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में उनके घर में बंद कर दिया गया। नजरबंद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और उमर ने अपने इस ट्वीट में सरकार पर तंज भी कसा। उमर ने कहा कि चलो, आपके लोकतंत्र के नए मॉडल का मतलब है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के हम अपने घरों में बंद रहें, लेकिन घर में काम करने वाले स्टाफ को भी काम करने के लिए घर में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और फिर आप ताज्जुब करेंगे कि मैं अब भी नाराज हूं। इसके बाद उमर अब्दुल्ला का एक और ट्वीट है जो चर्चा में है। उमर ने कहा कि यह अगस्त 2019 के बाद का नया जम्मू कश्मीर है। बिना कुछ बताए हमें अपने घरों में बंद कर दिया गया। ये बहुत बुरी बात है कि उन्होंने मेरे सांसद पिता और मुझे अपने ही घर में कैद कर दिया। वहीं इस मामले पर अब महबूबा मुफ्ती ने भी आपत्ति जताते हुए कहा, इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। महबूबा ने पिछली बार अपने साथ हुई घटना को याद करते हुए सरकार पर फिर से वार किया। उन्होंने कहा, उन्हें अपने घर से बाहर निकलने से रोका गया था। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए अतहर मुश्ताक के परिवार से मिलने की कोशिश के बीच मुझे हमेशा की तरह घर में नजरबंद कर दिया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पिछले साल 24 मार्च को नजरबंदी से रिहा होने के बाद अपने घर पहुंचे थे। उमर को 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के साथ ही हिरासत में लिया गया था। नजरबंद रहने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्होंने 232 दिनों की नजरबंदी के बाद अपने निवास को छोड़ दिया। वहीं अब पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी गई है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अब आपको खबर बताते हैं कि योगी सरकार का क्या कुछ बड़ा फैसला सामने आया। कोविड-19 संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन के उल्लंघन में प्रदेश के हजारों व्यापारियों के साथ आमजन के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। कुछ दिनों पहले सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए उन पर मुकदमे वापस लेने के निर्देश दे दिए थे। वहीं अब आम जनता पर हुए मुकदमे वापस लेने वाले देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने व्यापारियों व आम जनता पर लॉकडाउन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान मामूली या हल्की गलती करने वालों पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिल दिखाया है। लॉकडाउन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल में छोटी गलती करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार केस वापस लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस केस वापसी के फैसले से करीब 2.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इन सभी के खिलाफ मास्क न पहनने या स्तरीय मास्क न पहनने जैसे मामले में केस दर्ज है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब इन प्रकरणों में मुख्यमंत्री ने सराहनीय फैसला लिया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आम जनता पर मामूली अपराध में दर्ज 2.5 लाख से ज्यादा मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश से बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के बाद अब प्रदेश के लाखों लोगों को लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आमजन के ऊपर कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे
यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्दी इन चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार प्रदेश भर के थानों में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। थाने में दर्ज मुकदमे वापस होने के बाद लोगों को परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी। सरकार के कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने से आम लोगों व व्यापारियों को राहत मिलेगी। साथ ही सरकार का मानना है कि इससे न्यायालय पर से मुकदमे का बोझ कम होगा। वहीं लोगों को कचहरी व पुलिस थानों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ व्यापारी वर्ग को होगा। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मामूली गलती करने वाले 2.5 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अब खबर आपको बता देते पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। टीएमसी के बड़े नेता माने जाने दिनेश त्रिवेदी ने दीदी का हाथ अब छोड़ दिया है और उन पर नाम लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने राज्यसभा में खुद इस्तीफे का ऐलान दिया। जिस टीएमसी से उनका लंबा वक्त गुजरा था, अब उसी पार्टी में दिनेश त्रिवेदी का दम घुटने लगा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है कि यहां से आप त्यागपत्र दो। राज्यसभा से दिनेश त्रिवेदी के इन शब्दों की गूंज दूर बंगाल तक सुनाई दी। चर्चा तो थी बजट पर, लेकिन चर्चा के बीच दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि यहां से आप त्यागपत्र दो। त्रिवेदी का यह फैसला काफी चौंकाने वाला था। इस्तीफे के बाद दिनेश त्रिवेदी ने कहा, टीएमसी अब ममता बनर्जी नहीं चला रही है, बल्कि अभिषेक बनर्जी और पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर और डेरेक ओब्रियन जैसे लोग चला रहे हैं। वहीं दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। राज्यसभा सभापति ने दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। चुनाव आयोग से खाली हुए पद पर उपचुनाव कराने के लिए कहा जाएगा। केंद्रीय मंत्री रह चुके त्रिवेदी ने कहा, मुझसे अब देखा नहीं जा रहा, मुझे घुटन महसूस हो रही है। मेरी आत्मा मुझसे आज कह रही है, यहाँ बैठे बैठे आप चुपचाप रहो। आज मैं देश के लिए, बंगाल के लिए अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है, मुझे यहाँ बैठे बैठे बहुत अजीब लग रहा है। मैं क्या करूं? असल में हम जन्मभूमि के लिए ही हैं। I am grateful to my party for sending me here. मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे हैं। कुछ साल पहले भी उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ा था। केंद्र सरकार में रेल मंत्रालय संभाल चुके त्रिवेदी की बात करें
तो वे तृणमूल के उन संस्थापक सदस्यों में से हैं जिन्होंने 16 साल पहले तृणमूल पार्टी बनाई थी। त्रिवेदी पूर्व में भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से अलग राय जता चुके हैं। ममता का कार्टून बनाने वाले जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वर्ष 2012 में दिनेश त्रिवेदी ने कहा था कि कार्टून लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की छवि उसके समर्थकों और उसकी आलोचना करने वालों की वजह से बनती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अब आपको बताते हैं और याद दिलाते हैं उस 6 जनवरी की, जब अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा हो गई थी। इस हिंसा का आरोप पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा था कि हिंसा करने वालों को ट्रंप ने भड़काया है। उसी मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिल गई है और उन्हें बरी कर दिया गया। जी हां, 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुए दंगे को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया में सीनेट में वोटिंग हुई, जिसमें 57 सीनेटरों ने उन्हें दोषी पाया था, जबकि 43 सीनेटरों ने उन्हें दोषी नहीं पाया। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। उनके दूसरे महाभियोग के मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया गया है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुए दंगे को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया में सीनेट में वोटिंग हुई, जिसमें 57 सीनेटरों ने उन्हें दोषी पाया, जबकि 43 सीनेटरों ने उन्हें दोषी नहीं पाया। ऐसे में ट्रंप को दोषी करार देने के लिए सीनेट को 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। इससे पहले सीनेट ने 13 फरवरी को ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई पूरी करके वोटिंग की थी। ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया और अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई को अमेरिका के इतिहास में हो रहे सबसे बड़े विच हंट का अगला चरण बताया। उन्होंने राजनीति में बने रहने और चुनावों में हिस्सा लेने की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट का देशभक्त और सुंदर अभियान अभी बस शुरू हुआ है। ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद से फ्लोरिडा के अपने क्लब में रह रहे हैं। ट्रायल के दौरान सीनेट के रिपब्लिकन नेता एम मैककोनेल ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई में उनके पक्ष में वोटिंग करने का ऐलान किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शनिवार को सदन के अभियोजकों द्वारा अंतिम बहस से पहले कुछ घंटों के लिए कार्रवाई को बाधित कर दिया गया। आश्चर्य की बात है कि वे मुकदमों में गवाहों को बुलाना चाहते थे। हाउस के महाभियोग प्रबंधक जेमी रेस्किन ने कहा कि वह एक रिपब्लिकन सांसद को एक बार गवाह के रूप में बुलाना चाहते थे, लेकिन अंत में ट्रंप के बचाव पक्ष के वकीलों के साथ सहमत हुए कि उनकी गवाही में सबूत दर्ज किए जाएं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के वकीलों ने अपने स्वयं के गवाहों को बुलाने के लिए धमकी दी थी, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेटिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी और अन्य शामिल हैं। सीनेट ने गवाहों को बुलाने की अनुमति देने के लिए 55-45 के अनुपात में मतदान किया, लेकिन सीनेटरों, हाउस अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों ने समझौते को खारिज कर दिया, जो कि मुकदमे को खत्म करने के लिए बहस हो रही थी। 6 जनवरी की घटनाओं के बारे में एक बयान जारी करने के बाद रस्किन चाहते थे जेमी हेरेरा बेउटलर गवाही दें। वॉशिंगटन राज्य के एक रिपब्लिकन जेम हेरेरा बेउटलर 10 रिपब्लिकन सांसदों में से एक थे, जिन्होंने प्रतिनिधि सभा में ट्रंप पर महाभियोग लगाने के लिए वोट दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन हाउस मॉनिटरी लीडर केविन मैकार्थी ने ट्रंप को बुलाया था जब हमला जारी था और उन्होंने दंगाइयों को उकसाने के लिए ही बुलाया था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमने
हमने आपको दिखाया कि ट्रंप ने अपनी उस शक्ति का, महाभियोग का, जिसका क्यास लगातार लगाया जा रहा था, उसको लेकर के बड़ी राहत मिल गई है। कैपिटल हिंसा मामले में उनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, जिससे अब वो बरी कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।